नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वर्ष 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिला जुला रहा। इस साल नई उभरती चुनौतियों के बीच कई उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल हुई हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया, लेकिन घरेलू मोर्चे पर लगातार खड़ी हो रही चुनौतियों ने आशावाद को कुछ हद तक नरम कर दिया। आज एजेंडा में बात करेंगे 2024 में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर और 2025 में क्या होंगी चुनौतियां। उसके पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत 2024 में एक उज्जवल स्थान के रूप में उभरा। भू राजनीतिक तनाव और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त रिकवरी के बावजूद भारत मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 8.2% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने में कामयाब रहा। ये वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पहल और निर्यात क्षेत्र में लचीलेपन के कारण रही। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में मजबूत बना रहा। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा की अस्थिरता से निपटना आसान हुआ। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के आसपास रहा, जिससे रुपए को सहारा मिला और बाहरी व्यापार और भुगतान में स्थिरता सुनिश्चित हुई। भारत ने सितंबर में दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की श्रेणी में शामिल होने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान किया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $12.588 बिलियन बढ़कर $704.885 अरब के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2024 में भारतीय बाजार में उपभोक्ताओं का विश्वास लौटा और परिवारों के खर्च में वृद्धि देखी गई। ये खर्च विशेष रूप से खुदरा, ऑटोमोबाइल और यात्रा जैसे क्षेत्रों में दिखा। विनिर्माण और सेवाओं के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI ने 2024 में लगातार विस्तार का संकेत दिया। इसका औसत पूरे वर्ष 55 से ऊपर रहा। बीते साल औद्योगिक गतिविधि और सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दिखी। विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रवाह वर्ष 2000 के बाद से $1 ट्रिलियन से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान FDI में 26% की वृद्धि देखी गई और ये $42.1 अरब तक पहुंच गई। वर्ष 2024 में मासिक GST संग्रह औसतन 1.7 लाख करोड़ रुपए रहा। कर संग्रह बढ़ने से आर्थिक गतिविधि मजबूत हुई। चलिए एक नजर डालते हैं साल 2024 की आर्थिक चुनौतियों पर। अच्छी विकास दर के बावजूद अर्थव्यवस्था पर 2024 में महंगाई का दबाव दिखा। बाजार के लिए मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय साबित हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के लक्ष्य रेंज के ऊपरी स्तर के आसपास मंडराती दिखी। बढ़ती खाद्य और ईंधन की कीमतों का लोगों के घर के बजट पर असर दिखा। सब्जियों की कीमतों में उछाल से अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जानकारों की माने तो चाय और खाद्य तेल से लेकर साबुन और स्किन क्रीम तक की कीमतों में 5 से 20% तक का इजाफा दिख सकता है, जो 12 महीनों में सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि होगी। 2023-2024 की विकास दर प्रभावशाली रही थी। इस साल के तिमाही आंकड़ों में मंदी के संकेत मिले। वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रही, जो पिछली तिमाहियों की तुलना में काफी कम है। इस बीच MPC ने भारत के वित्त वर्ष 25 के जीडीपी विकास अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को भी 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया है। वृद्धि दर में संशोधन ने वैश्विक व्यापार में मंदी, सख्त मौद्रिक स्थितियों और मुद्रास्फीति के दबावों के प्रभाव पर चिंताओं को खुले तौर पर जाहिर कर दिया है। इन सब के बीच नए साल 2025 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बाजार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति से अगली MPC बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। इससे महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बढ़ सकती है। देश में आम आदमी के घर का बजट भी महंगाई से कम प्रभावित हो, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नए साल में अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि दर, निवेश और बेहतर राजकोषीय आंकड़ों को बनाए रखना नीति निर्धारकों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी।
नए साल से भारत को कई उम्मीदें हैं। इस साल माना जा रहा है कि भारत नई उपलब्धियों का गवाह बनेगा। भारत अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक ताकतों की कतार में खड़ा होकर बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देगा। ये नया साल वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भारत के लिए ज्यादा अनुकूल वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष 2025 देश के लिए नई उपलब्धियों का गवाह बनेगा। 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष में भारत ने खुद को एक विकासशील देश से उभरती वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित किया है। वर्तमान सदी के अगले 25 वर्ष विकसित देश बनने में निर्णायक साबित होंगे। नए वर्ष में भारत अर्थव्यवस्था, रक्षा, वैश्विक कूटनीति, अंतरिक्ष, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज करीब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। रक्षा विनिर्माण क्षमताओं में इजाफा होगा। 2025 में वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के उन्नत संस्करण मार्क 1A की डिलीवरी भी शुरू हो सकती है। नए साल में रक्षा क्षेत्र में भी मजबूती आने के आसार हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2021 में 83 तेजस का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया था। HAL ने 31 मार्च को वायुसेना को पहला विमान सौंपने की समय सीमा तय की है। नए वर्ष में भारत स्वार्म ड्रोन और रक्षा क्षेत्र में उभरती तकनीक के मोर्चे पर अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना सकता है। 2025 वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भारत के लिए ज्यादा अनुकूल वर्ष साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि ट्रंप का कार्यकाल कई मोर्चों पर भारत के लिए बेहतर साबित होगा। इसी वर्ष भारत को क्वाड की मेजबानी भी करनी है। इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर निसार मिशन लॉन्च करने वाले हैं। यह ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर्यावरण से जुड़े बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की निगरानी करेगा। इसरो के साथ नासा का ये पहला वैश्विक मिशन होगा। साल 2025 युवाओं के लिए भी बेहतर साबित होगा। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में नौकरियों के सृजन और युवाओं को इंडस्ट्री के लिए जरूरी स्किल से लैस करने के लिए योजनाएं शुरू की थी। इन योजनाओं का लक्ष्य अगले 2 वर्ष में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। उम्मीद है कि 2025 में इन पहलों के नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां मिलेगी और अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हैं और वाकई में 2025 के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या उम्मीदें हैं 2025 से, ये तमाम पहलू तो हैं। लेकिन जो लाइन है ना 25 का, मुझे लगता है एक पंच और जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था होगी टंच, ये एक बड़ा जाहिर तौर पर जो पॉइंट्स हमने इस रिपोर्ट में रखे हैं और जो चीज़ें हैं एक्चुअल में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो दिखाती हैं कि हम कहाँ से आज कहाँ आ गए हैं। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का वो जो ताज है वो बेहद करीब है उसे पहनने के लिए। लेकिन उसके पीछे जो कड़ियां हैं, जो चीजें हैं, उसे कैसे लेकर जाना है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, पूर्व मेयर भी हैं पंकज जोशी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। फिलहाल हमारे साथ वो कनेक्ट नहीं है। चलिए, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले लोकेश जी आपसे करूंगी। और क्योंकि 2025 का आज पहला दिन है तो सबसे पहले पूरे स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोकेश जी, मुझे लगता है 2024 जो उतार चढ़ाव हमने देखा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मंदी देखी, हमने उतार चढ़ाव देखा। हर चीज में हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां से आज 2025 में एक उम्मीदें जागी हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के ताज के करीब हैं हम। जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, जो टैक्सेस की बात है, जो जीडीपी की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर मुझे लगता है आने वाले समय में काम करने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर सरकार का जो फोकस है, चाहे गरीब, महिला, युवा,
किसान, ये तो 4 मिशन है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जाना युवाओं के लिए जाहिर तौर पर बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर इस रिपोर्ट में मैंने जिक्र किया। तो एक इम्प्लीमेंटेशन होना है और उम्मीदें बहुत इस 25 से। तो आप किस तरह से देखते हैं 24 में जो गया उतार चढ़ाव और 2025? सबसे पहले तो राखी जी, आपको, स्वदेश चैनल की टीम को और सारे मौजूदा पैनलिस्ट को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, उतार चढ़ाव मेरे हिसाब से जिंदगी का एक पहलू है और अर्थव्यवस्था का भी। तो जैसे कि आपने बताया कि कहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि हमारा कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है ना? जैसे धमाल मूवी का एक बहुत मशहूर सीन है कि आदि मुझे समझ नहीं आता है, मैं हर सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ। तो वास्तविकता में क्या हो रहा है, जिन लोगों ने मूवी देखी है वो बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर मैं राखी जी ये मतलब जो चीज़ है उसको साझा करना चाह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था हमारे निश्चित रूप से आगे बढ़ी है, लेकिन हमारा जो कंपैरिजन है वो चाहे वो जीडीपी का कंपैरिजन हो, चाहे वो हमारी प्रति व्यक्ति आय का हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय का हो, तो वर्तमान में सरकार अगर देखा जाए तो बेस ईयर 11-12 लेके चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें हमारे बेस ईयर को बदल के देखना चाहिए। क्योंकि ये सारे के सारे जो कैलकुलेशन होते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मतलब एक अगर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाए वास्तविकता में, तो जैसे लास्ट ईयर मैं एनआईपीएफए में था, तो वहाँ पर हम लोग को सिखाया गया था। तो लगभग 6 चरणों में होता है ये और 1 साल का पूरा समय लगता है इसमें, है ना? लेकिन इसमें आपको देखना होगा कि आपका अगेन बेस ईयर क्या है। तो अगर बेस ईयर को चेंज हम लोग कर दें, तो निश्चित रूप से हमारे जो जीडीपी के डेटा हैं, वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो हम लोगों को केवल आंकड़ों पे ध्यान देते हुए ना कि मतलब आंकड़ों पे ध्यान ना देते हुए हम लोगों को उसके जो कॉज एंड इफेक्ट हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आरबीआई के पास में सरप्लस मात्रा में जो है वो पैसा है और इसका जो उपयोग है ना? वो भी आरबीआई सदुपयोग के लिए ही करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे मुख्य रूप से जो पैसा लग रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है? विकासशील जो चीजें हैं उसमें लग रहा है। लेकिन हमारे हमारे देश की जो जरूरत है विकास की, वो क्या जरूरत है? हमारा एजुकेशन, हमारे जो शिक्षा के जो स्तर हैं, क्या हम उसमें पैसा लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, क्या वो हमारे काम का है? जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, 2024 में क्या हुआ था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, दोनों की आर्थिक खाई बढ़ी है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कंजप्शन हो रहा है, मतलब जो उपभोग हुआ है, वो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम हुआ है। अब इससे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो खर्चे हैं लोग कम कर रहे हैं और खर्चे कम करना आर्थिक रूप से जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम लोग एमएसएमई क्षेत्र की बात करें, तो एमएसएमई में हम लोग देखें तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का जिसमें जो छोटे-छोटे उपक्रम हैं उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है राकेश जी यहाँ पर। लेकिन 2024-25 के बजट में अगर हम लोग देखें तो नई क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई और वहां पर जो ऋण प्राप्त होने की जो कठिनाइयां हैं वो आज भी लोगों को मिल रही हैं। रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो रेपो रेट में जो छोटे व्यापारी हैं, खासतौर पे जो गृह ऋण के लिए जो धारक होते हैं, जो होम लोन्स की बात करते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिन्होंने होम लोन लिया है, तो होम लोन लेने से क्या हुआ है कि सरकार के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसको चुकाने के लिए जो एक एडिशनल बर्डन आज एक आम आदमी झेल रहा है ना, वो मैं अच्छे रूप से नहीं देखता उसको। और आरबीआई की जो गाइडलाइंस है जिसमें 6.50 अभी उन्होंने अक्टूबर 2024 में ये दर को किया था, तो उधार दरों में वृद्धि तो हुई, लेकिन जो धारक हैं, जैसे मैं अगर लोन ले रहा हूं, तो मुझ पर अतिरिक्त क्या आ गया? बर्डन आ गया। अगर ओवरऑल अगर हम लोग जीडीपी का आकलन करें, तो जीडीपी का आकलन में मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर सरकार कह रही है, देखिए अभी हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसको कम किया गया। वो इसलिए भी किया गया कम क्योंकि जो कॉजेशन है अगेन, है ना, वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा नहीं होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। कैसे? क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी मार्केट में डील कर रहा है, जहां पे बैंक जो है वो ब्याज दरों को बढ़ा के लोगों से पैसा ले सकती है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे एनपीए कम हुआ है ना? 12 वर्षों में एनपीए कम हुआ है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र है उसमें एनपीए बहुत बड़ा, किसी का ध्यान नहीं है, है ना? तो एनपीए ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम लोग
लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एनपी कम हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जैसे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे एनपी हमारा बड़ा, एमएसएमई है, वहाँ पर हमारा बड़ा है। प्राइवेट जो कॉर्पोरेट ऋण होते हैं हमारे, उसमें हमारा क्या कह सकते हो आप, जो एनपीए है वो बड़ा है। तो सिर्फ एनपीए कम हो जाने से नहीं होता है, एमपी किस क्षेत्र में कम हो रहा है वो एक महत्वपूर्ण विषय है डिस्कशन का। और 2025 की अगर हम लोग बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिस्कल बजट से अभी माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने कुछ चेंजेस और किए हैं, है ना? जिसमें आप लोग देखेंगे जो टैक्स स्लैब्स हैं या टैक्स के जो रेट्स हैं, छोटे-छोटे कमोडिटी जिसको हम एफएमसीजीस बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उस पे बढ़ा दिए हैं। तो इससे राकेश जी होगा क्या कि सरकार के पास पैसा जाएगा, है ना? चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में जाए, मतलब प्रत्यक्ष कर के रूप में जाए, चाहे वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाए, और अल्टीमेटली चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में देखें या फिस्कल फॉर्म में देखें, तो ये एक ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ेगा और इससे जीडीपी भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, इससे आपको नेशनल इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, इससे ओवरऑल ग्रोथ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम तीसरे स्थान पे आने के प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से तीसरे स्थान पे भी आ जाएंगे। ये हमेशा से मेरा मुद्दा ये रहा है कि क्या जो युवा है उनको रोजगार मिला, क्या जो शिक्षा के स्तर हैं क्या वो बढ़ा, जो लिटरेसी रेट है हमारा क्या वो बढ़ रहा है, और हम सिर्फ लिटरेसी की बात नहीं करें कि क्या हम जो आज पढ़ रहे हैं वो रोजगार उत्पन्न करने लायक है या नहीं है। तो मैं उस देश को चाहता हूं, बस एक मिनट और, मैं उस देश को चाहता हूं, हमारे भारत को, कि उस मुकाम पे देखना चाहता हूं जहां पर हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इकोनॉमी में आके योगदान दे और हमारी महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन जो है हम जो है इकोनॉमी में बढ़ाए रखें। तो गवर्नमेंट के मुझे लगता है सरकार के 4 मिशन तो बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर आप फोकस करना या दिलाना चाहते हैं। भाई गरीब है, युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, हम ये तो मतलब एक प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ने उसको रखा ही हुआ है। और जाहिर तौर पर यदि इन लोगों का सहयोग चाहिए या इन तमाम चीज़ों को लाना है, इन लोगों के लिए करना है और वो लोग भी इकोनॉमी में सहयोग दे, तो मुझे लगता है ये एक पूरा प्लान है, ये एक दिन में नहीं होगा। आज हमें बस ये भी देखना है लेकिन लोकेश जी कि हम यदि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं और यदि हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं उस ताज के, तो हम उसको कैसे ले जाएंगे। जाहिर तौर पर सरकार के लिए चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी है। चलिए हमारे साथ बताऊंगा बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंकज जोशी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल ही मैं आपसे लूंगी। मुझे लगता है शायद आपने भी सुना होगा लोकेश जी को। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रही है, कम सुन पाया मैं, लेकिन आप बताएं मुझे। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है 2024 जो था भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने कई सारे उतार चढ़ाव देखे और यह हमेशा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा साल है कि हमने सब कुछ बिल्कुल ग्रोथ करते हुए देखा हो। उतार चढ़ाव हर बार, हर साल, हर समय पर ये आता ही है। लेकिन 2025 जो है और जिस टारगेट पर हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिस फोकस पर हैं, गरीब किसान की जो बात होती है, युवाओं की जो बात होती है और इससे भी ज्यादा अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे ले जाना, तो जो साल चला गया और जो उम्मीदें 2025 से हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है उस चीज को फुलफिल करने की। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जो है उसको बखूबी जो है उसको निभा भी रही है। आप देखिए कि लगातार जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है पैसा इंफ्यूजन कर रही है, बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है और लगातार जो है चाहे किसान हो, एमएसएमई हो, जो भी लोकेश जी कह रहे थे कि एमएसएमई का जो सेक्टर है, लगातार सरकार जो है इस तरफ जो है कोशिश कर रही है कि एमएसएमई में कहीं ना कहीं जो है फंड जो है फ्लो हो। और इसी कारण से जैसे उन्होंने कहा कि एमएसएमई में एनपीए बढ़ा, देखिए एमएसएमई में एनपीए इतना नहीं बढ़ा जितना जो है पहले था, क्योंकि एनपीए टोटल आप देखेंगे तो 16% एनपीए, किसी बैंक का 16% से ऊपर जीएनपीए था और आज जीएनपीए की जो औसत दर है वो 2.6 के आसपास आ गई है। तो ये जो चीजें हैं कि लगातार हमारे पास जो है फंड इंफ्यूजन है, फंड है, बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में बैंकों के पास फंड है, लिक्विडिटी है। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे तो जो एमएसएमई की जो बात कर रहे हैं कि एमएसएमई का जो एक सेक्टर है, जो एनबीएफसीज हैं, वो भी लगातार जो है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग जो है फुटेज पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई। अब पंकज जी 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 तो ये जो चीजें हैं और लगातार आप देखिए कि दो चीजें देखिए कि आज की डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा जो है फॉरेन लगातार अब से जैसे कंट्री का जो फंड है वो आज से सबसे ज्यादा हमारे पास में है। आज जो है यदि आप देखेंगे तो जो वैट का कलेक्शन है वो काफी मात्रा में है और लगातार जो है एक जो छोटा तबका है जिसको बेसिकली फाइनेंस की आवश्यकता है, जो अभी लोकेश जी कह रहे थे कि जो है रोजगार के साधन और ये उस पर लगातार सरकार का फोकस, लगातार जो है सरकार जो है उस पर ध्यान दे रही है।
ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, जल्दी जल्दी से सब लोगों की एक एक प्रतिक्रिया आ जाए। बीबी शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जी जी। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, योगदान सबका चाहिए। जिन वर्गों को फोकस किया गया है वो तो है ही, लेकिन मुझे लगता है जहां भारत का नाम आता है वहां पक्ष विपक्ष नहीं होता, वहां सब उसकी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हैं। आज यदि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो वाहवाही भारत को मिलेगी, ना कि पक्ष विपक्ष को। तो आप जाहिर तौर पर साल 2024 जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बीता, जो उतार चढ़ाव हमने देखे, और 25 की जो उम्मीद है, जिसका एक पूरा कहते हैं एक रोड मैप, एक प्लान किया गया है कि ये चीजें हम कर सकते हैं और ये होंगी, उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया। 2024 की कुछ मुख्य खबरों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको डेट बताता हूं जी, 28 दिसंबर, रुपए का 2 साल बाद सबसे लंबा गोता। देख सकते हैं जी, रुपये का 2 साल बाद सबसे लंबा गोता। उसके बाद आपको दिखाता हूं, बिकवाली के बवंडर से 14 नवंबर, बिकवाली के बवंडर से 20 लाख करोड़ रुपए डूबे। ठीक है जी। किसान मजदूरों पर बढ़ रहा कर्ज, ये जिनकी हम बात करते हैं, जो हमारा देश का सर्वाधिक आबादी वाला हिस्सा है, किसान और मजदूर, जिनके बारे में सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, ये उनके बारे में खबर। हर किसान और मजदूर आज कर्ज तले डूबा हुआ है। अब अगली बात आती है, नवंबर में व्यापार घाटा 3 गुना बढ़ा। ये खबरें हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई हैं, ये मेरे घर की खबरें नहीं है, मैंने छाप के नहीं लाया, आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। अगली खबर, खुदरा महंगाई दर 14 माह के सर्वाधिक उच्चकालिक स्तर पर। बताइए कैसे यकीन करें? हम भी चाहते हैं भारत तरक्की करे, भारत विश्व गुरु बने, भारत की आर्थिक तरक्की हो, लेकिन क्या इन नीति और नियत से इस तरह से भारत आर्थिक तरक्की? किसका फोन आता है तुम्हारे? एनपीए की इन्होंने बात करी कि एनपीए हमारा घट गया है। अब एनपीए घटने का आप गणित समझेंगे? एनपीए में करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए जो हैं अडानी अंबानी और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पट्टे खाते में डाल दिए गए, जिसे एनपीए का राइट ऑफ ही कर दिया, वो खत्म ही कर दिया, वो कैलकुलेशन में ही नहीं है। वो 16 लाख करोड़ रुपए कैलकुलेशन में नहीं है। जब आपने किसी से 100 रुपए लेने हैं, सर बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आपको सर झूठ कैसे बोल रहे हैं, बता दीजिए, क्या ये बात सच नहीं है? सर आप ये बताइए, ये बात सच है या नहीं है? लोन माफ करा गया या नहीं करा गया? लोन माफ करा गया या नहीं करा गया? लोन माफ करा गया या नहीं करा गया, ये बता दीजिए। सिर्फ 16 लाख करोड़ का अडानी और अंबानी का लोन माफ करा गया या नहीं करा गया? मुझे बताइए कि जो लोग ओटीएच में आए हैं, जो बैंगलोर है, लोन ले सकते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी। आपने अपने किसी पड़ोसी से 100 रुपए उधार लेने हैं और उसको आपने 80 रुपए तो उसके ऑलरेडी माफ कर ही दिए। अब आप कहते हैं जी मेरा तो उधार खाता बाजार में सिर्फ 20 रुपए बचा हुआ है। आपने 80 रुपए का तो घाटा उठा लिया ना साहब। अब आप एनपीए की बात करते हैं। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, प्लीज एक बात सुन लीजिए। सुरेंद्र जी देखिए, बहकाने की कोशिश मत कीजिए, सुन लीजिए ना एक बात। झूठ क्यों बोलते हैं आप? समझाने वाली बात करिए साहब। सुरेंद्र जी मुझे बताइए कोई भी जो है अडानी और अंबानी के या जो भी बड़े लोग हैं जिनका कोई लोन आप जो हमारे टाइम पे दिया हुआ है वो कोई रेक्टिफाई हुआ है? कोई लोन जो है क्या बैड हुआ है? लोन आपकी बात ऊपर करता हूं, सुनिए मुझे बताइए, बैड लोन हुआ है क्या? बैड लोन कब हुए? कौन से लोन बैड हुए? सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। चलिए आप बताइए। मुझे लगता है ये चर्चा देखिए झगड़े की थी नहीं। आप लोग जो झगड़ा कर रहे हैं, जो बहस में आ रहा है इस चीज को, क्या होगा भाई? देखिए मैंने पहले ही कहा, भारत यदि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो पक्ष विपक्ष का नाम नहीं होगा, भारत का नाम होगा, और हम सब उसके वासी हैं। वो कांग्रेस और विपक्ष सब शामिल है, तो उस पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और मैंने ये भी बहुत पहले स्पष्ट किया कि 2024 उतार चढ़ाव हमने देखा। मैंने कब कहा या कोई कहाँ कह रहा है किसी भी रिपोर्ट में कि 2024 बहुत अच्छा चला गया? भाई उतार चढ़ाव हर बार होते हैं, कभी भी किसी साल में आप सब कुछ बहुत अच्छा नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ उस 24 से निकलकर 25 का जो प्लान है वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ताज को हम पहन पाए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये झूठ है वो झूठ है, इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। 2024 आपने पूरी नहीं करेंगे ना? सुनिए, सुनने की भी हिम्मत रखा कीजिए थोड़ी सी, जोशी जी, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। जब एक कमजोर नींव होगी तो क्या उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है?
नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग तो खड़ी होगी ना कमजोर है, साहब। नींव को मजबूत अगर बनिए, कोविड में आपने बिल्डिंग को कमजोर कर दिया है, नींव को कमजोर कर दिया, नींव की तैयारी भाई। चलिए बीपी शर्मा जी और पंकज जोशी जी, एक सेकंड में रोक रही हूँ, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूँ। यश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। यश जी, साल 2024 गया, मुझे लगता है पूरी रिपोर्ट में जितने पॉइंट्स थे और आपने भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखा है भारत अर्थव्यवस्था को लेकर, और 2025 में जो हम आए हैं, जो एक पूरा रोड मैप तैयार है आगे बढ़ने के लिए और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, मुझे लगता है सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, दो बातें हैं राखी जी। एक बात जो आप कह रही हैं कि हमको भारत की तरह सोचना चाहिए, दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा था। तो जब आप तुलनात्मक बात करेंगे तो तुलनात्मक बहुत सारी बातें सामने आएंगी। देश आगे बढ़ा है, पहले ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी थी वो इतने आगे नहीं बढ़ी थी, लोगों में जागरूकता उतनी नहीं थी, देश का बजट इतना बड़ा नहीं था। तो अगर हम पहले से तुलना करेंगे तो इस सरकार को अत्याधुनिक चीजें मिली हैं, लोगों का भरमार मिला, एक बहुत सालों बाद एक बड़ा जनादेश मिला। लेकिन क्या उस बड़े जनादेश का सम्मान हुआ? हम अगर तरक्की की बात करें, उन्नति की बात करें, तो चेहरों पे खुशहाली दिखती है, लोगों के जीवन में तरक्की दिखती है। लेकिन जो बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं, जो आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं, जो अन्य चीजों के आंकड़े बताते हैं, बच्चों की परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली देश के अंदर हुई है, ये हमारे बेहतर भविष्य और बेहतर भारत को बनाने की उन्नति में बड़ी रुकावटें पैदा करने वाले आंकड़े हैं। लेकिन सरकार ने हमेशा झूठे आंकड़े बताए। नोटबंदी जैसा बड़ा झूठा फैसला लेना जिसका कोई मतलब नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला, उस बात पे देश जितना पीछे गया, उस बात पे अगर हम तुलना करके देखें तो सरकारें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे मैं वित्त मंत्री की बात करूं, कानून मंत्री की बात करूं, देश के प्रधानमंत्री की बात करूं, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ कुछ गलत हुआ, अपने देश से ही तो बात करनी है। लेकिन केवल वही एक झूठा माहौल बनाना, झूठा माहौल बना करके झूठी जीवन शैली तैयार करना, तो झूठ के साथ तो देश तरक्की और प्रगति नहीं कर सकता। बेहतर शिक्षा हो, बेहतर वातावरण हो, लेकिन जिस तरीके से सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, क्या देश ऐसे तरक्की करेगा? जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो आंकड़े सरकार बता रही है, वो आंकड़ों की जादूगरी लोगों के चेहरों पे नहीं है। छोटा व्यापार पूरी तरीके से ध्वस्त है, बड़े व्यापारी बड़े होते चले गए। और आप देखिए मार्केट में, अपने आसपास देखिए, लगातार जो छोटे स्कूल संचालित होते थे, जो शिक्षा देते थे, जो कम फीस में देते थे, जो छोटे उद्योग, जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, ठेले लगाने वाले थे, आप लगातार देखिए कि बंद हुई हैं दुकानें, खुली नहीं है। हाँ, बड़े शोरूम, बड़े आप मॉल की बात करेंगे, इन मॉलों में जाने के लिए पैसा भी तो हो। तो लगातार जो ये एनपीए की बात हो रही है, जो वित्तीय घोटाले की बात हो रही है, जो बैंकों के साथ हो रहे हैं, जो ये साइबर क्राइम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कौन लोग कर रहे हैं? क्या सरकार उनको रोकथाम करने में कामयाब है? ये आंकड़ों की भी तो आज लगातार मैं 5 दिन 7 दिन से एक कॉलर ट्यून सुन रहा हूं जो सिर्फ साइबर ठगों से सावधान रहने की हिदायत सरकार की तरफ से दी जा रही है। साइबर क्राइम बढ़ क्यों रहा है? आपने डिजिटलाइजेशन किया, डिजिटल पेमेंट को आपने कंपलसरी कर दिया, कई जगह पे कैश का लेन देन बंद कर दिया, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे टोल नाके हो, आपने कैश लेन देन बंद कर दिया। लेकिन डिजिटल क्राइम को रोकने में आपके पास कोई बेहतर योजना नहीं है। केवल सतर्क रहेगा तो आम आदमी, सरकार क्या करेगी? आज अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो देश का लगभग हर नागरिक साइबर ठग के शिकार हो चुका है या उसके आसपास वो ठगी हो रही है। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है, ना सरकार कोई बात करना चाहती है, केवल झूठी। मैं इन्हीं झूठी बातों से मुझे लगता है कि देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और मैं अपने भारत देश को झूठा देश तो बनता हुआ नहीं देखना पसंद करूंगा, ना आप देखना पसंद करेंगे। सच्चाई यही है, आम जीवन, जनजीवन ध्वस्त है, आम आदमी परेशान है आर्थिक रूप से। बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर अच्छे वातावरण के लिए, जो उसको अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। तो इस तरफ सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, एक अच्छा वातावरण बना रहे। ठीक है, अरविंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। अरविंद जी, मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैं बात कर रही हूँ
उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है तो उसमें सब आते हैं, उसमें कोई ऐसा अछूता पॉइंट नहीं रहता। उसमें आप अर्थव्यवस्था को लीजिए, उसमें आप रक्षा फील्ड को लीजिए, उसमें आप रोजगार ले लीजिए, उसमें महिलाएं ले लीजिए, युवा ले लीजिए, किसान ले लीजिए, मतलब इंडस्ट्रियल ले लीजिए, मतलब पूरा एक कहते हैं ना कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अपने आप में उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। तो उस चीज़ को जब हम समझेंगे वो कैसे धीरे धीरे बढ़ी है, पहले क्या चीज़ें थी, किसी पर दोषारोपण वाकई यहाँ पर नहीं है कि पहले नहीं था। देखिए समय के मुताबिक चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, चीज़ें आई हैं, टैक्सेस की बात हुई है, हर बार जब बजट आता है उसमें भी बड़ी उम्मीदें होती हैं, कुछ होता है पॉजिटिव, कुछ थोड़ा सा निराशा वाला रहता है। तो ऐसे साल 2024 जो था वो निकल गया। मुझे लगता है 25 को लेकर मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ, काफी उम्मीदें हैं, उस इकोनॉमी की तरफ लेकर चले जाने का प्रयास है, वहां तक जाने की कोशिश है जहां पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। उस फील्ड के लिए हमें क्या करना है? देखिए, अब इसरो के साथ क्या चीजें आनी है, एक वो प्लान हुआ, रक्षा की तरफ से क्या चीजें आनी है, रोजगार को लेकर केंद्र की क्या प्लानिंग्स है, वो सारी चीजों का समावेश है, महिला, किसान, युवा तो है ही। तो ओवरऑल ये जो पूरा एक मैप अभी तैयार हुआ है, इसको लेकर हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था को डेवलप होता देखना चाह रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इस चर्चा में। मैं ये नहीं कह रही कि उन पर फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जहां इकोनॉमी की बात करेंगे वहां पर हमें ग्रोथ की बात को समझना पड़ेगा, उस पॉइंट को, उस रिकॉर्ड को, उस दर को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर ये चर्चा किसी विदेशी चैनल पे होती है तो मेरा जवाब होता कि भारत हर तरह से तरक्की कर रहा है, चमचमाती सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, हवाई अड्डे लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, डीजी यात्रा तक के ऐप आगे, ताकि जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं उनको सुविधा हो। विदेशी सारे ब्रांड यहाँ पे उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी आप चाहो या खरीद सकते हो। विदेशी सब ब्रांड की यहाँ पे जो बड़ी थी वो सब उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि चर्चा एक भारतीय चैनल पे है तो उससे दोनों पहलुओं पे हमें चर्चा करनी होगी। देखिए, एक तबके के लिए तरक्की बेहद जबरदस्त हो रही है, उसके लिए वाकई में बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। मोदी सरकार आने के बाद ऐसी ऐसी सड़कें चारों तरफ ऐसा जाल बिछ गया, अगर आपके जेब में पैसे हैं और महंगी गाड़ी है तो वाकई में अब ऐसी सड़कें बन गई है कि आप सुबह चल करके भारत का कोना भी, कोई भी कोना नाप सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा पहलू है। लेकिन देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी उनके पास भी जिनके पास महंगी गाड़ियां नहीं है और इन सड़कों पर चलने के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है, सरकार का ध्यान उनकी तरफ भी, और ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है। देखिए, वजन तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा है, बड़ा कैसे? देखिए, भारतीय पेट्रोल, जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल इतना भारी से भरकम सरकार टैक्स लेती है, तो सरकार की उसमें जो जो किटी है उसमें पैसा जा रहा है। टोल है, भारत का टोल जो है दुनिया का सबसे महंगा टोल है। इस टाइम आपको बताओ, ऑन एन एवरेज 2.5 रुपए पर किलोमीटर सिर्फ टोल पड़ता है भारत के अंदर। तो अगर आप चाहो, चाहे खुशी में जा रहे हो चाहे गम में जा रहे हो, सड़क का इस्तेमाल आपको करनी ही है तो टैक्स आपको देना, और टैक्स जा रहा है सरकार के पास, सरकार की किट्टी बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो बढ़ रहा है। तो इसी तरह कहते कहते मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक तरक्की देश तो कर रहा है, लेकिन वो तरक्की एक तबके तक सीमित होकर के रह गई है। आप ये बिल्कुल मानिए, देखिए, देश में ऐसे अस्पताल आ गए हैं कि जिनकी एक दिन का जो, मतलब जो इलाज के अलावा जिनको जो एक प्रतिदिन का जो उनका रूम का जो खर्चा, एग्जीक्यूटिव रूम 5 स्टार होटल से बैठल उनके अंदर आ गए, उनका 50,000 रुपए केवल रूम का रेंट है, बाकी इलाज अलग से है। अगर उसमें इलाज करता है लगभग 3.5 लाख रुपए बिना इलाज के बैठता है। एक तरफ तो देश यहाँ तक पहुंच गया, एक तरफ देश यहाँ तक पहुंचा है कि कुत्ते काटे के इलाज के लिए भी देश के जो सरकारी अस्पताल हैं, देश की डिस्पेंसरी है, कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, किसी बच्चे को करंट लग जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, उसकी दवाई वहां तक नहीं है। 4-4 महीने, 6-6 महीने तक जो है डॉक्टरों की, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। तो वो भी इसी देश का हिस्सा है। तरक्की में जब आप आकार देखेंगे अर्थव्यवस्था का, तो हमें उन्हें भी देखना होगा। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए एक बार, कहने के लिए अलग बात है, देखिए पहले मैंने कहा अगर विदेशी चैनल पे होते तो मैं सारी तारीफें करता, देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप सड़क पे देखिए, महंगी गाड़ियां सड़क पे चारों तरफ आपको दिखेंगी, लेकिन जो चारों बीच में ई रिक्शा पे चल रहा है वो सड़क उसके लिए भी है, सरकार उसके लिए भी है। आपके पास देश में महंगे से महंगे अस्पताल आपने बना दिए, लेकिन आपके पास अभी उन्हीं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव देहात की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की बात कर रहा हूँ। यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरियों में आज भी ये हालत है कि वहाँ अगर किसी गरीब के बच्चे को कुत्ता काट ले या बंदर काट ले तो वहाँ उनके पास इंजेक्शन नहीं है, उपलब्ध है वहां पर। और एक इंजेक्शन कुत्ते काटे का जो इंजेक्शन रेबीज का आता है 800-900 रुपए का आता है, और जो आमतौर पर जिन लोगों डिस्पेंसरी पे जाते हैं वो होते हैं जो घरों में मेड का काम करती हैं, 10 से 15 हजार की नौकरियां करते हैं। उनके लिए देश तरक्की कैसे कर रहा है? आपको मैं बताऊं, कोरोना के बाद से कोई भी, देखिए मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, कोरोना के बाद से छोटी दवाई का जो कीमत है वो 30% बढ़ गया है। 30% दवाई का मतलब है, देखिए देश में जो आजकल पोल्यूशन की हालत है, जो खाने पीने की, देखिए सरकार का ध्यान, कोई भी सरकार आई हो आजादी के बाद से आज तक, किसी का भी ध्यान मिलावट के ऊपर नहीं गया। हम आज भी अमीर से अमीर आदमी को छोड़कर दिए, अगर उच्च मध्यम वर्ग भी सुबह से लेकर शाम तक जो खा रहा है उसके अंदर केमिकल की इतनी मात्रा है
कि और गरीब आदमी वही खा रहा है, तो उसकी दवाइयों का खर्चा आमतौर पर अब, क्योंकि अब कोई भी, आप पैनल 5-6 लोग हम यहाँ बैठे हैं पैनल में, कोई भी एक आदमी कह दे कि महीने के अंदर दवाई नहीं खा रहा और पूरी तरह से स्वस्थ है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, अगर कोई भी आदमी कह दे दवाई नहीं खा रहा पूरी तरह से स्वस्थ है, तो मैं मान जाऊंगा। तो दवाई का खर्चा इतना बढ़ चुका है मध्य परिवार, 30% से ज्यादा, 30 से मतलब 75% तक दवाइयों के दाम कोरोना के बाद बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े? सरकार का कोई नहीं, सरकार चुप है। देखिए, जो दवाइयों के मालिक है 75%, 30% बढ़ाने के बाद उनकी जो इनकम है वो निश्चित बढ़नी ही बढ़नी है, तो बढ़ेंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, जा देंगे, तो वो अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, लेकिन उस अर्थव्यवस्था के जो जिसकी कीमत पे वो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपने हवाई अड्डों पे हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए उनके लिए निजी यात्रा बहुत अच्छी बात है, सुविधा सबको मिलनी चाहिए। जो अमीर आदमी है वो भी हमारे ही है, जो बिजनेसमैन है वो भी हमारे, बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि किसी दूसरे देश में व्यापार करने से वो हमारे अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हमारे देश में उनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी केवल हवाई जहाज में चलने वालों की, सरकार की जिम्मेदारी उन लोगों के लिए भी है कि जो रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर 3-3 दिन तक लेटे रहते हैं, उनके ऊपर जो इंतजार करते कोई स्लीपर क्लास में उनको चढ़ने दे। आप ट्रेन में बार बार देखते होंगे वो बीच में चक्कर मार करके वो बच्चे लिटा रखे हैं, खुद लेटे, कौन लेटना चाहेगा? लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी वहां नहीं है? और मैं कह रहा हूँ आजादी के बाद किसी भी सरकार ने जो हमेशा ध्यान रहा है, एक सिलेक्टेड ग्रुप की तरह भी ध्यान रहा है। इस सरकार में आने के बाद एक पॉजिटिव जरूर ये चीज ये हुई है कि लोगों के माइंड सेट में बदलाव आया कि व्यापार करना चाहिए, जैसे स्टार्टअप है। ये वाकई में दौर है मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों में अब एक, खास करके यंग जनरेशन में, एक व्यापार को लेकर के एक बहुत अच्छी सोच बनी है। स्टार्टअप हो रहे हैं, धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की निश्चित कर रहा है, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तरक्की का जो पैमाना सरकार ने तय किया है वो पैमाना ऐसा तय कर दिया है कि उसके अंदर जो आर्थिक असमानता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं दूर नहीं जाऊंगा, किसी बड़े आंकड़े का हवाला दूंगा, मैं कहूंगा जो 6 लोग हम पैनल पे बैठे हुए हैं, आप सहित, के घर में जो मेड काम करती है, हमारे घर में जो मेड काम करती है, जो स्कूल के ड्राइवर है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, उनकी जो आर्थिक विषमता और हमारी उनकी आर्थिक विषमता बढ़ रही है, उनके कपड़े घटते जा रहे हैं, उनके पास जो सुविधाएं घटती जा रही है, पैसे उनके पास बच नहीं पा रहे, उसी से सारी आर्थिक तरक्की का आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन एक सिलेक्टेड समूह के लिए, जो एक पिछला वर्ग है, जो मतलब जो गरीब है, गरीब की गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी में उसको समझ नहीं आती है। देखिए, डिजिटलाइजेशन आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अरविंद जी थोड़ा सा जल्दी से स्कीम लगाइए, जैसे मुद्रा स्कीम है, सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन मुद्रा स्कीम लाइए उन लोगों के लिए जो रेडी लगाते हैं, छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं, वो सब आप उनको कंप्यूटर पर उठा देते हो कि फॉर्म भरो। भाई, उनको अगर पढ़ना लिखना इतना आता तो छोले कुलचे की रेडी लगाता क्या? वो जाएगा फिर सरकारी बाबू के चक्कर में, दलालों के चक्कर में सारा जाएगा। या तो दलालों को पैसे दो, या फिर जो प्राइवेट जो फाइनेंसर है रोजाना 3%, 5%, 10% पे उनको ब्याज देते हैं, उनके पास जाता है, तो पैसा उनका कमाएगा जाएगा। सरकार की नीतियां ठीक है, लेकिन सरकार की नीतियां प्रैक्टिकल नहीं है, और ये प्रैक्टिकल नीतियों के चलते जो तरक्की है वो एक तरक्की जो है बेहद जल्दी तेजी से कर रहा है, और दूसरा वर्ग जो इस पूरे सिस्टम में नहीं आ पाया वो पिछड़ता जा रहा है। इसलिए जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती जा रही है। देश तरक्की निश्चित कर रहा है अगर आप उसका ओवरऑल उसका साइज देखेंगे। देखिए, जो शरीर है, मैं हूँ, शरीर में मेरा वजन बढ़ रहा है, लेकिन पेट निकला हुआ, तो पेट निकला हुआ शरीर के वजन बढ़ने का स्वास्थ्य के पूरी तरह से उसका एक इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो पूरा शरीर फिट रहेगा, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आर्थिक तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ग पिछड़ता ही जा रहा है। आर्थिक असमानता बेहद तेजी से बढ़ रही है, और ये बहुत घबराहट और चौंकाने वाली बात है। ठीक है, चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, जो बात यहाँ अरविंद जी कह रहे हैं, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, एक वर्ग जो बिल्कुल पीछे है, बाकी लोग दूसरी दिशा में प्रैक्टिकल होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बात हो रही है भारतीय व्यवस्था की, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी फिर कैसे बनेंगे? वो कह रहे हैं सारे आकार को समझने की जरूरत है, हम किसी वर्ग को एक को छोड़ नहीं सकते, और यदि सारी चीजों को यदि नहीं बैलेंस करेंगे तो कैसे उस अर्थव्यवस्था में बढ़ेंगे? लेकिन मुझे लगता है 25 की जो चुनौतियां हैं उसका तो पूरा रूट मैप जो है वो एक बड़े स्तर पर है। नहीं, देखिए राखी जी, पूरे पैनल का डिस्कशन सुनने के बाद ये लगा कि देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें निकल के आई, लोकेश जी ने भी बताया कि भाई युवाओं के लिए क्या है, रोजगार की क्या व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठेगा, स्वास्थ्य का स्तर कैसे ऊपर उठेगा। 2025 का रोड मैप जो केंद्र सरकार ने बना के रखा है, गरीब, महिला, युवा और किसान, हमें लगता है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन चारों सेक्टर पर अगर काम होता है सरकार का, तो 2025 निश्चित रूप से आपने जो टैगलाइन दिया है कि अर्थव्यवस्था होगी टंच, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक आर्थिक असमानता का सवाल है, ये बात सच है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में बहुत सारा विकास हुआ पिछले सालों में, और ख़ास करके आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत ही ज़बरदस्त आप देखिए यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। सड़कों को देख लीजिए, एयरपोर्ट को देख लीजिए, ट्रेन में भी मतलब उसको भी देख लीजिए, तो या और भी कन्वेंस को देख लीजिए। लेकिन इन सारी चीज़ों पर
इनमें चलता कौन है भाई, हवाई जहाज़ में चलता कौन है, जिसके पास पैसा होगा। देखिए पूरा चीज़ जो है डिमांड और सप्लाई। आप देखिए डिमांड तब होगी जब लोगों के पास पैसा होगा, तभी तो चीज़ों की डिमांड होगी, तभी उसकी सप्लाई होगी। यहाँ पर एक जगह पर जा कर के जब एक बड़ा तबका इस दौर से गुजर रहा हो कि उसके लिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उन्नति का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, उसको रोज़ कमाना खाना है, नीचे स्तर पर कोई भी रोज़गार जो भी आज उपलब्ध है, अगर एमएसएमई सेक्टर में एक तरह से कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर में अगर देख लीजिए कि कहीं भी जिस तरह से ध्वस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह गिरा हुआ है, अगर उसको नहीं उठाएंगे, छोटे मझोले अगर इंडस्ट्रीज और रोज़गार नहीं आएंगे सामने, तो लोगों की उन्नति नहीं होगी। लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से किस तरह से इन चीज़ों को अवेल करेंगे। तो हमारा जो है इकोनॉमी का आकार तो बढ़ा है, क्योंकि ये जब सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आकार बढ़ेगा। और जहाँ तक अभी 2024 का सवाल है, सभी हमको लगता है सभी लोग यहाँ पर मानते होंगे कि उतार चढ़ाव देखने चाहिए। आप देखिए शेयर बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, महंगाई बढ़ी है, खुदरा महंगाई दर बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम 2025 में चले गए। अगर सरकार का एक एजेंडा है और जिस रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही सरकार, अगर इस असमानता को दूर करने का सरकार प्रयास करेगी, जो आर्थिक असमानता है, तो निश्चित रूप से देश और तरक्की करेगा। और जहाँ तक तीसरी अर्थव्यवस्था का सवाल है, देखिए हम में से कोई भी जो भी देशवासी है इस बात को लेकर खुश होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही। इसमें कोई भी एक तरह से आलोचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार का दायित्व बन जाता है कि उस बड़े तबके, बड़े वर्ग की तरफ वो ध्यान दे, जहाँ से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था की मजबूती सिर्फ चुनिंदा लोगों के से नहीं होती है, उसको दिखाने से नहीं होती है। आप चमक दमक दिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि आप जो बड़ा वर्ग है उसको भी कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसका जीवन स्तर सुधारना पड़ेगा। उसके अगर रोज़गार देते हैं तो उनके पास उतना जो है उसको रोज़गार के लिए मूल्य, उसका कीमत मिलना चाहिए। और जहाँ तक पिछले चुनाव में, आप थोड़ा सा मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी, ये बड़ा मुद्दा था, इसी पर चुनाव लड़ा गया, सरकार आई। और आज की डेट में जो सरकार है, जो तीसरे टर्म की सरकार है, लेकिन उस मुद्दे की तरफ भी उसका ध्यान होगा। हमको लगता है 2025 में निश्चित रूप से यह सरकार उन मुद्दों की भी तरफ उसका ध्यान होगा और शायद यह असमानता दूर करने का प्रयास करेगी सरकार। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है, बहुत जल्दी से जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। लेकिन लोकेश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जिस आर्थिक असमानता की बात हो रही है, सब लोग लेकर आए हैं, अरविंद जी आऊंगी मैं, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए एक मुझे लगता है एक कहते हैं ना, पूरे एक आकार की बात की गई है कि सबको लाएंगे तो ही उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे, बहुत क्लियर लाइन है। अब उस चीज के लिए लेकिन मुझे लगता है जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की ही है। चुनौती उनके लिए कह लीजिए, उनकी जिम्मेदारी कह लीजिए, जाना उनको ही है। कुछ कनेक्शंस ऐसे भी आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था आज इस विषय पे जब मैं कुछ चीज़ों को देख रही थी कि हम चीन की बात कर लें, हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं और हम जापान की बात कर रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं अपने उस बहुउद्देशीय तमाम चीज़ों में, उस वैश्विक चुनौतियों में, उस स्तर पर हम उस लेवल पर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में कोई नो डाउट कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तभी आज इन देशों के साथ कंपैरिजन में हम बात कर पा रहे हैं। और इस तरह से यदि प्लानिंग के तरह चलेंगे तभी उस तीसरी अर्थव्यवस्था को हम छू पाएंगे। तो मुझे लगता है मुख्य रूप से मुझे 2-3 ऐसी बातें बताइए जो बहुत अहम हो, जिसे सरकार वाकई संज्ञान में लेके इस पर इंप्लीमेंट करे। सबसे पहले तो धन्यवाद राखी जी, आपने ये प्रश्न पूछा मुझे। देखिए क्या होता है ना, चीजें बहुत आसान होती हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना। जैसे कि आपने बताया भाई तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था बन जाए, मैं चाहता हूँ पहली बन जाए अर्थव्यवस्था, है ना। लेकिन उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि एक बच्चा है जिसके 90% है, टॉप कर रहा है वो जिले में, लेकिन उसको 2+2 4 करते नहीं आ रहा, तो वो किसी काम का है? वो बच्चा वो किसी काम का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा बच्चा फेल हो जाएगा लेकिन उसको 2+2 4 करते आना चाहिए। दूसरी चीज, मैं बहुत आज आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे विचार हैं, और मैं बिल्कुल सॉल्यूशन के रूप में ही इसको आपके सामने रख रहा हूँ और भारत के जनता के लोगों के सामने, कि देखिए हमारे पास में समस्या क्या है। हमारे पास में समस्या ये है
कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे आपने बोला किसकी जिम्मेदारी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है, ये राखी की जिम्मेदारी है, ये लोकेश की जिम्मेदारी है, ये अरविंद जी की जिम्मेदारी है, हम अपने स्तर पे अच्छा काम करें और सरकार हमारा समर्थन करे, हमारा सपोर्ट करे, है ना। अब सरकार कैसे हमारा समर्थन करेगी, कैसे हमारा सपोर्ट करेगी, देखिए मैं हमेशा, जैसे आपने कंपैरिजन की बोली ना, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। न्यूजीलैंड है ना, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप भी मानेंगे और जितने पैनलिस्ट हैं सब इस बात को मानेंगे, अगर सरकार, और ये मेरा सॉल्यूशन है, अगर सरकार केवल 2 चीजों पे पूरी जिम्मेदारी ले ले और टॉप नॉच, जो टंच की बात की ना आपने, टंच क्वालिटी की हम लोगों को सुविधाएं दे दें। कौन सी? एक, हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो ले ले, है ना। दूसरा, जो हमारे स्वास्थ्य है, मतलब जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसकी जिम्मेदारी अगर वो ले ले। आप सभी पैनलिस्ट इस बात पे एग्री होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो 10,000 कमाता हो, चाहे वो 50,000 कमाता हो, चाहे वो 10 लाख कमाता हो, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके बच्चों की पढ़ाई जो है वो उसका सबसे ज्यादा पैसा ले जाती है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद में हेल्थ एक्सपेंसेस उसका सबसे ज्यादा पैसा ले जाते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पर आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि व्यक्ति के पास डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है। मांग कैसे करेगा, वो पैसे ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा उसने कमाया उसने अपने बच्चों की शिक्षा में लगा दिया, और लगाना भी चाहिए उसे। जो बचा हुआ पैसा था उसने स्वास्थ्य में लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य राखी जी सिर्फ ये है, और बहुत सिंपल सा साधारण सा मेरा सोल्यूशन है सरकार को, कि आप यहाँ पे भारत के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी और उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अच्छे स्तर पे लें। आप देखिएगा, मेरा दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारियां और चुनौती, और मुझे लगता है इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। व्यक्तिगत रूप से तो ठीक है लोकेश जी, आपकी मेरी सबकी है, भारत में है तो सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो उसको इंप्लीमेंट करा रहा है, जिसे जनता ने रखा है, जिसे जनता ने चुना है, जो उसको बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करा सकता है, वो जिम्मेदारी सरकार की है। पंकज जी, इसीलिए समर्थन की बात कर रहा हूं। पंकज जी, समर्थन करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जो चीजें हैं उसको बिल्कुल धरातल पर उतारना, और बहुत ज्यादा मुझे लगता है, मैं बोलूंगी भी नहीं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लोकेश जी रख रहे थे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राखी जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, राखी जी मैं यही बता रहा हूँ। अभी मैं आपके चैनल पे आने से पहले लगभग जयपुर में जो है मुझे 1.5 घंटा लगा बेसिकली जो है ट्रैफिक से निकलने में। ट्रैफिक किसका था? सरकार की बसें थी या बड़े लोगों की बसें थी? कितने लोग बड़े हो गए जयपुर में? गाड़ियां कहां से थी इतनी? अभी जो बात थी ना असमानता की, लोग कह रहे थे कि बड़ी बड़ी असमानता है, उनके पास में नहीं है। मुझे बताइए कि आज जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल पहले था, आज 2 साल में इतनी गाड़ियां हुई, मुझे बताइए किसने खरीदी? क्या एक आदमी 3 गाड़ियां एक साथ चला सकता है क्या? है? आज जो चीजें हो रही हैं, मैं कह रहा हूं, आज एक गरीब कोई ऐसा व्यक्ति है, खरीदा, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूरे भारत के हर उस वर्ग ने गाड़ी को खरीद लिया। प्लीज मेरी बात सुने राखी जी, 1 मिनट सुने मुझे। राखी जी, मैं गांव से आता हूं, विलेज से आता हूं, मैं बता रहा हूं, जो लोगों ने भी बड़ी बड़ी बातें कही, मुझे बताइए कि आज जो है फसल में जो है, आज फसल का दाम कितना है? आज मुझे बताइए कि ऐसा कोई गांव में ऐसा मिलेगा जो कच्चा घर है? किसान मांग रहे हैं एमएसपी, बता दीजिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आपको बता दीजिए कितना है, कितने कच्चे घर हैं बताइए। बिजली का बिना गाँव का बिजली का बिल है आज की डेट में? आज बिजली कहां तक नहीं पहुंची? कहां तक नहीं पहुंची? कितनी पहुंची? ये जो है एक दिया तो ये सरकार ने दिया। सुनिए एक बार, आप मैं सुनते दीजिए, अब आपकी मैं सुन रहा था, जवाब दे रहा हूँ एक चीज का। आप तो रहा हूँ आपके पास में, आपने क्या महिलाओं काटी है? मुझे बताइए, महिलाओं को राजनीति से लेकर के जो है अपनी जो है सर्विस लेकर के यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस को मुझे लगता है 1-2 मुद्दे मिल जाएं, किसान और महिला, तो फिर वो डिबेट कहीं और ही चल जाती है। फाइनेंस पे हो रही है सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मुझे बताइए आज कितना % जो है? चलिए 1 मिनट, क्योंकि अरविंद जी ने समय मांगा था मुझसे। अरविंद जी बहुत जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया। लेकिन मेरी एक बात है, मुझे लग रहा है पंकज जी कह रहे हैं कि गाड़ियां, देखिए वो आ रहे थे, ट्रैफिक में थे। अभी गाड़ियों की बात आपने भी कही थी कि सबके पास है, हमारा देश विकास कर रहा है। वो कह रहे इतनी गाड़ियां थी, इतनी सारी चीजें थी। अब मैं उसी बात पे बार बार जोर दे रही हूँ, हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं, कैसे लेके जाना है? देखिए, मैं एक छोटा सा वो है, ये तो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, पूरे जयपुर शहर में इतनी गाड़ियां नहीं होगी। अगर कल कोई हुआ जयपुर के आसपास ही कोई घोषणा कर देगी वो गरीब औरतों को साड़ियां फ्री में देगा, तो अब इतनी भीड़ होगी, हो सकता है कि देश में कई बार भगदड़ हो गई, औरतें मर चुकी है। तो भीड़ का क्राइटेरिया आप हटा दीजिए। एक तरफ रेंज रोवर का, आपके देश में बताता हूँ, रेंज रोवर की 3 महीने की वेटिंग आ रही है मिनिमम। रेंज रोवर जो 1.5 करोड़ की गाड़ी स्टार्ट होती है, और लेकिन इसी देश में बहुत तब कभी अगर आप 3 साड़ी जो केवल 150 रुपए में मिल जाती है, 3 साड़ी फ्री में दे दोगे, तो उसमें 20-25 हजार लाखों महिला आ जाती है। भगदड़ में 20-25 मरीज देश में कई घटनाएं हुई है, वो गलत घटना हटा दीजिए। लेकिन मैं जरूर कह, जो लोकेश जी ने जो बात कही है, लोकेश जी ने जो बात की है, देखिए कोई भी देश
जो विकसित देशों की मैं बात कर रहा हूँ, विकसित देश में शिक्षा और स्वास्थ्य और सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आदमी के भरोसे छोड़ देंगे, उसके ऊपर भरोसे छोड़ देंगे, तो आदमी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। आदमी की सारी व्यवस्था ही अपने बच्चों को पढ़ाने में, स्वास्थ्य देखने में। कोई जिस बच्चे को भले ही को कर्जा लेकर ले, जमीन बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, वो इलाज भी कराएगा और वो शिक्षा भी दिलवाएगा। जब उसको घर और जमीन बेच के शिक्षा पे दीक्षा उसके ऊपर करने की, तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। देखिए, देश अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। जो सरकार का विजन है, सरकार का विजन बेहतरीन विजन है, और सरकार के विजन के चलते देशों को फायदे भी हुए हैं। लेकिन सरकार के विजन को जो नियम, जो धरातल पर उतारने वाली जो मशीनरी है, वो हवाई मशीनरी है, और उस मशीनरी के चक्कर में वो सारी गड़बड़ाहट ऐसी हो रही है कि जिसके अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार एक योजना लाने जा रही है विकसित देशों की तरह, जो सेविंग अकाउंट है। विकसित देशों में क्या होता है कि अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उल्टा आपको पैसा देना पड़ता है बैंक को। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी वही योजना आने जा रही है। सरकार की एक रणनीति बन रही है कि धीरे धीरे सेविंग के लिए लोगों को पिछले 10 साल से लगातार डिस्करेज किया जा रहा है कि सेविंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें जो एक छोटा तबका है, जो 20,000, 25,000, 30,000 कमाता है, उसकी सेविंग अकाउंट पे अगर पैसे रखने लगे तो किसके पास हो जाएगा? तो सरकार को पहले वो देखना पड़ेगा। देखिए, बड़े अकाउंट तो फिक्स अरविंद जी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात है, मुझे लगता है समय की सीमा है, अभी और बैठेंगे तो बहुत सारी, हम तो तीसरी इकोनॉमी कैसे बनेगी उस पर आ जाते। फिलहाल मुझे सबका शुक्रिया करना पड़ेगा, इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीबी शर्मा जी वापस नहीं आ पाई हूँ, और यश जी आपके पास भी वापस नहीं आ पाई हूँ, समय की सीमा थी। क्योंकि देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो वो दिखाना चाह रही है, एक बात समझ में आया, देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यदि आप फोकस हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में वैसे ही आप ग्रोथ कर जाएंगे। बहुत सारे रोड मैप तैयार हैं 2025 के लिए, चुनौतियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं। सरकार बहुत अच्छा उस चीज के लेकर आगे बढ़ रही है, बढ़ा रही है। लेकिन जिन चीजों पर मुझे लगता है एक्सपर्ट्स अपने व्यू दे रहे हैं, उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। तभी बहुत जल्दी हम और ज्यादा एक स्टेप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।